चुनाव उत्तर प्रदेश का और प्रचार दूसरे फेज का। हम मौजूद हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर और हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम। बहुत स्वागत है सर आपका, प्लीज हैव अ सीट। और चाय पे चर्चा भी होगी, साथ में दौरे पे भी चलेंगे। आज इनका शाहजहांपुर दौरा है, दूसरे दौरे का प्रचार केशव मौर्य ने शुरू कर दिया है। क्या है आज का दौरा, पहले तो उनसे यही पूछ लेते हैं। आज आप शाहजहांपुर जा रहे हैं, शाहजहांपुर के लिए क्या चीज़ें हैं? देखिए, शाहजहांपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ के रूप में 2017 में हमारे खाते में आया है। 2014 भी हम जीते थे, 2019 भी जीते और 2022 में भी हम एक तरफा उम्मीद यही रखते हैं कि हमने जनता की जो डबल इंजन सरकार के माध्यम से सेवा की है, उस सेवा के बल पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को आशीर्वाद मिलेगा और हमारे सभी प्रत्याशी विजयी होकर के विधानसभा पहुंचेंगे। ये है केशव मौर्य। आशीर्वाद मिलेगा या नहीं, चाय की चुस्कियां भी होंगी, साथ में इनके साथ चलेंगे शाहजहांपुर और देखेंगे एक एक पल का हाल। इनकी जनसभाओं में भी रहेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे और फिर उनके साथ वापस भी आएंगे। पूरा दिन आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे साथ मौजूद रहेंगे और देखेंगे आज उनका प्रचार, प्रवास और यूपी चुनाव को लेकर तैयारी। और अब हम आप पहुंचे हैं लखनऊ एयरपोर्ट। मौजूद है हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी और अब हम इनके साथ जाएंगे शाहजहांपुर, जानने चुनावी सरगर्मी, इनकी तैयारी, क्या तैयारी रहेगी और क्या रहेगा आज का प्रोटोकॉल। नहीं, निश्चित तौर से आज हमारी जो 2 विधानसभा क्षेत्रों की सभाएं हैं और जो कार्यकर्ताओं के साथ मिलना है और जो हमारे पास फीडबैक है, कमल खिल रहा है। कमल खिल रहा है, अब देखना है। और ये देख सकते हैं केशव मौर्य अब जो है यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर में सवार होंगे और हम आज तक साथ साथ इनके जाएगा सफर में और जानेगा क्या है उत्तर प्रदेश का सेकेंड फेज को लेकर चुनावी माहौल। उत्तर प्रदेश का चुनाव और पोलिंग के पहले दिन के समापन के बाद अब बारी है सेकेंड फेज के चुनाव की और उसके प्रचार प्रसार की। उसी प्रचार प्रसार में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी। बहुत स्वागत है केशव जी आपका यहाँ पर। पहले तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर हम इनके साथ मौजूद हैं, लखनऊ से निकले हैं और आज शाहजहांपुर का दौरा है, जनसभा है, पब्लिक से संपर्क करेंगे। बातचीत करूंगा मैं केशव जी से। केशव जी, पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है, क्या कहना है इस बार? ये तो 2014 में भी हमारे जो पॉलिटिकल पंडित हैं बताए थे, 2017 में भी बताए थे, 2019 में भी बताए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया वो जो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके विश्लेषण के विपरीत आया। तो मैं उनके विश्लेषण पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सम्मानित लोग हैं, एक तरह से तपस्या करते हैं इस दृष्टि से। लेकिन मैं यह मानता हूँ चूँकि हम जनता के बीच में हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा किए हैं, इसलिए जो स्थिति 2017 की थी भाजपा की, वही स्थिति 2022 में भी है। यानी आप क्लेम कर रहे हैं कि अराउंड उतनी सीट आने वाली जितनी पिछली दफा? निश्चित आने वाली है और सपा और उसके गठबंधन को, बसपा और कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। वोट डाल देने का मतलब है उसे कुएं में डाल देना। इसलिए भाजपा को वोट दो, गुंडों अपराधियों को चोट दो, यह रास्ता जनता ने अपनाया है और इसीलिए सबने कमल खिलाने का मन बनाया है। अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं पश्चिमी यूपी हमारा मजबूत है और पहले 2 चरण में बीजेपी साफ हो जाएगी, इस पर आपको क्या कहना है? ये तो वो 2014 में भी कह रहे थे, 2017 में भी कह रहे थे, 2019 में भी कह रहे थे साफ हो जाएगी, लेकिन सफाई किसकी हो रही है इसका पता श्री अखिलेश यादव जी को 10 मार्च को चल जाएगा। इस बात की बड़ी चर्चा है केशव जी कि जयंत चौधरी को बार बार बीजेपी लॉलीपॉप दे रही है। जयंत चौधरी के प्रति इतना नहीं, हमें कोई लॉलीपॉप नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बूते, अपने काम के बूते जनता के बीच में मजबूती से पहुंची हुई है, स्थापित है, चुनाव जीत रही है। जो जहां चला गया वो जाने दो। ये सारे गठबंधन जो आप बता रहे हैं, ये 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सपा के साथ थे, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया। आज आप सेकेंड फेज की कैंपेनिंग करने शाहजहांपुर जा रहे हैं, आपने बताया पूरी तैयारी, 2 जनसभाएं हैं आपकी। सेकेंड फेज में आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी बढ़त हासिल होने वाली है? देखिए, मैंने कहा कि फर्स्ट फेज हो, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7 पे, सभी चरणों के मतदान में भाजपा का माहौल 2017 से भी अच्छा है। ओवरऑल तैयारियों को आप देखिए केशव मौर्य की, आज हमारे साथ वो बने रहेंगे
उनके बारे में भी चर्चा होंगी। ये बहुत कम लोग जानते हैं, केशव प्रसाद मौर्य एक बहुत ही साधारण जीवन जीते हुए आगे आए। उन्होंने चाय भी बेची, एक समय में न्यूज़पेपर ही बांटे। केशव जी, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, आपका बहुत साधारण जीवन रहा। आपने शुरुआत में चाय भी आपको बेचनी पड़ी, आपने न्यूज़पेपर भी बांटे। लोग जानना चाहते हैं असल में केशव मौर्य की शुरुआत कैसे हुई। नहीं, निश्चित तौर से मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों में नहीं करोड़ों में लोग हैं जिन्होंने चाय बेच करके, मजदूरी करके, अखबार बेच करके और भी जो काम छोटे से छोटे होते हैं वो सारे काम करके अपने परिवार के लिए, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के काम किए। मुझे इस बात पे गर्व रहता है कि मैं एक बहुत छोटे स्तर का काम करके, चाय बेच करके, अखबार बेच करके समाज के लिए भी काम करता था, परिवार के लिए भी काम करता था। बाद में मुझे संगठन का काम करने का मौका मिला, फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो आज सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन लक्ष्य हमारा तब भी सेवा करने का था, अब भी सेवा करने का है, और जीवन भर जब तक शरीर साथ देता है तब तक सेवा करने का ही रहेगा। उस वक्त जब आप 14 उम्र की आपकी उम्र थी, तो आप घर छोड़कर चले गए थे, आप विश्व हिंदू परिषद से इंस्पायर्ड थे। आपने कभी सोचा था कि आपको इतना बड़ा कार्यभार इस टाइम पर मिलेगा? मैं तो राजनीति में भी आने की नहीं सोचा था। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, कार्यकर्ता था, और कार्यकर्ता के नाते हमारे यहाँ यही बताया जाता है, सेवा परमो धर्मा, सबकी सेवा करो, जिनकी समस्याएं उनके समाधान के लिए जो कर सकते हो वो काम करो, जो तमाम सारे ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतमंद की पूर्ति के लिए कुछ करो। तो हम लोगों के मन में सदा यह बात रही है कि हमें समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, संगठन के निर्देश पर करनी है। और यह अपने आप में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस प्रकार से बहुत जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसे गरीब शब्द से प्रयोग कर सकते हैं, आप किसान का नाम ले सकते हैं, मजदूर का नाम ले सकते हैं, चाय वाले का नाम ले सकते हैं, या इस प्रकार के जो काम धाम करने वाले उनका नाम ले सकते हैं। केशव जी, उनकी समस्याओं को मैं जानता हूँ और उनकी समस्या क्या होती है, उस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है। उनकी बहुत अपेक्षा नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूरत है कि उसको कम से कम दोनों समय खाने के लिए भोजन मिले, रहने के लिए एक छोटा सा मकान बन जाए, पीने के लिए उसके घर में पानी पहुंच जाए। अगर पड़ोस के किसी अमीर के घर में बिजली जलती है और उसका बच्चा अंधेरे में पड़ता है, तो उसके घर का अंधेरा कैसे दूर हो जाए। पड़ोस में कोई बीमार हो तो वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपने घर के सदस्य का इलाज करा सकता है, लेकिन गरीब आदमी को इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके लिए आयुष्मान भारत कार्ड से 5 लाख तक के इलाज का प्रबंध हो। पड़ोसी के घर में गैस के चूल्हे पर खाना बनता था, नाश्ता बनता था, लेकिन गरीब आदमी देख सकता था, कभी सोच नहीं सकता था कि उसे इस प्रकार की कोई सुविधा मिलेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गरीबों के मसीहा हैं, ज़रूरतमंदों के लिए योजनाएं बनाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से उस योजना को उन तक पहुंचाते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना ज़बरदस्त माहौल जो बना हुआ है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। केशव जी, आप 14 वर्ष के थे, ऐसा क्या हुआ था उस वक्त कि आपको घर छोड़ना पड़ा और आप वहाँ जाए, अशोक सिंघल जी के पास गए और फिर आपके राजनीतिक करियर आगे बढ़ा? नहीं, ऐसा नहीं था। परिवार की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो कार्य कर रहे थे, वो करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, संघ कार्यकर्ता के रूप में संघ कार्यों का विस्तार कर रहे थे। सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष के संरक्षण में, मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला, और बाद में मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भेजा गया। तो मुझे जहां भेजा गया, मैंने प्रयास किया है कि जितना मैं अच्छा से अच्छा कर सकता हूं, करने का प्रयास करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य को एक लोकप्रिय चेहरा बोला जाता है। आपके पार्टी के कुछ लोग हैं जो इससे जलते भी हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में जो पॉपुलैरिटी लेवल केशव प्रसाद मौर्य का है वो शायद ही किसी का होगा। देखिए, कार्यकर्ता है तो पार्टी है, पार्टी है तो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतते हैं, सरकार बनती है। इसलिए सरकार और संगठन में कौन बड़ा है, तो मैं कहता हूँ संगठन बड़ा है। सरकार के मंत्री और सामान्य कार्यकर्ता में कौन बड़ा है, तो मैं कहता हूँ मेरा कार्यकर्ता बड़ा है, क्योंकि आज जो भी बना हुआ है उन कार्यकर्ताओं की तपस्या के कारण बना है। इसी बीच आपका एक बयान भी आया कि हर एक कार्यकर्ता केशव प्रसाद मौर्य है, तो जो भी डीएम है, जो भी अधिकारी है, वो ये सोच कर बात करे कि वो बीजेपी कार्यकर्ता केशव मौर्य है। निश्चित तौर से मैं पहले कार्यकर्ता हूँ, बाद में डिप्टी सीएम हूँ,
और मैं यह बात कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, कोई संकोच के बगैर कहता हूँ कि अगर कोई मैं डिप्टी सीएम पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इतने भाजपा के विधायक जीत करके आए, सरकार बन गई, मैं डिप्टी सीएम बना दिया गया और उस कार्यकर्ता को कोई पूछने वाला नहीं जिसके कारण सरकार बन गई, तो अगर मैं डिप्टी सीएम हूँ और मेरे कार्यकर्ता को डिप्टी सीएम के जैसा सम्मान नहीं मिला, तो मैं समझता हूँ मुझे सम्मान दे दिया और हमारे कार्यकर्ता को नहीं दिया, तो मैं वो सम्मान को अधूरा मानता हूँ। केशव जी, एक बात बहुत चर्चा में है, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, चर्चाएं भी हुई कि ये सरकार में काम जरूर हुए पर ब्यूरोक्रेट्स जो है, ब्यूरोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं संगठन पर हावी नजर आई। ऐसा कुछ नहीं है, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता। आप सब मेरे मीडिया के मित्र लोग इस प्रकार की बात चलाते हैं। अगर सब कुछ अच्छा ना होता तो हम फिर दोबारा कैसे जीत रहे होते। भाजपा के पक्ष में 2017 में सरकार बनने के बाद 2019 में सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सबका गठबंधन होने के बाद हम 64 सांसद कैसे जिता पाते, 51% वोट कैसे ले पाते। सामंजस्य संगठन और सरकार में था। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में काम करें। जो गड़बड़ करता था उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। ममता बनर्जी लखनऊ आई हैं और फुटबॉल खेल रही हैं, कह रही है यूपी में खेला होवे। दीदी को पहले क्षमा मांगनी चाहिए यूपी के लोगों से, और जो उन्होंने यूपी के लोगों को गुंडा कहा, अपराधी कहा। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो मैं भी वहां पर गया था, और चुनाव परिणाम आने के बाद जो पश्चिम बंगाल में हुआ उसे कोई समाज का सभ्य व्यक्ति माफ नहीं कर सकता है। तो टीएमसी और समाजवादी पार्टी का चरित्र एक जैसा है। वह भी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए दंगा करने वालों का संरक्षण करते हैं, अपराध करने वालों का संरक्षण करते हैं, फिरौती लेने वालों का संरक्षण करते हैं। जो गलत काम करने वाले हैं उन्हीं का संरक्षण टीएमसी करती, उन्हीं का संरक्षण समाजवादी पार्टी करती। आजकल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम नामकरण भी कर रहे हैं। आपने नामकरण किया, नमाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी, अखिलेश अली जिन्ना। देखिए, इसके पीछे हमने कोई नामकरण नहीं किया है। कोई भी देशभक्त और कोई भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति जिसके कारण से मेरे देश का विभाजन हुआ और जिस विभाजन के कारण दसियों लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, उस मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले श्री अखिलेश यादव जी लेकर के आए। और हम देश के दुश्मन को गले नहीं लगा सकते, हम देश के दुश्मन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश का विभाजन करवाने वाले को कभी क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण की राजनीति कारण ऐसा किए, इसलिए मैंने उनको मैंने कहा था कि अखिलेश यादव जी की जगह अपना नाम अखिलेश अली जिन्ना रख लो। इसलिए मैंने उनकी पार्टी को कहा कि आप नमाजवादी पार्टी नाम रख लो। इसीलिए मैंने उनको कहा था कि जनता इसकी सजा देगी और 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके यूपी की जनता समाप्तवादी पार्टी कर देगी। आपने कहा ममता बनर्जी आई, उन्होंने बहुत ध्रुवीकरण की राजनीति करी है बंगाल में और अब यूपी में कोशिश कर रही हैं। आपका एक बयान आया कि जालीदार टोपी, उस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जिन लोगों ने गुंडों की गुंडागर्दी का सामना नहीं किया है वो मेरे बयान का अलग अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने गुंडों की त्रासदी का सामना किया है, अपराधियों के त्रासदी का सामना किया है, जिन्होंने जालीदार टोपी के अंदर गुंडों को छिपे हुए देखा है, लाल टोपी के अंदर अपराधियों को छिपे हुए देखा है, दंगाइयों को छिपे हुए देखा है, वो मेरी बात का स्वागत करते हैं। क्योंकि मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करता। हमारी सरकार, हमारी नीतियाँ, हमारी योजनाएं सब एक अलग प्रकार की रहती हैं। हमारी सरकार गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान। मैं जालीदार टोपी का नाम लिया तो उसे लोग मुसलमानों से जोड़ दिए। हर मुसलमान गुंडा और अपराधी और दंगाई नहीं होता, लेकिन जो गुंडा अपराधी दंगाई है वो जालीदार टोपी लगा करके अगर मुसलमान बन करके कहे कि मैं मुसलमान हूँ, जालीदार टोपी लगा करके, या कोई लाल टोपी लगा करके किसी की ज़मीन पर कब्जा करने वाला कहे कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, तो मैं गलत लोगों के लिए गलत कहता हूँ, सही लोगों के लिए सही कहता हूँ। हर पार्टी की प्रायोरिटी होती है चुनाव में उतरने से पहले, कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है, किसी का कुछ होता है। आप लोगों का नाम बहुत हुआ इस बारे में कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि माफियागिरी खत्म हुई, विपक्ष ने कहा बुलडोजर चलाया आपने। ओवरऑल सिनेरियो को, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं? देखिए, बुलडोजर किसी के खरीदी हुई जमीन के ऊपर कोई भवन बना हो, कोई
व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना हो या अन्य कोई आवास बना हो, हमने हमारी सरकार में उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। लेकिन जिन्होंने सरकार की ज़मीन कब्जा कर लिया, जिन्होंने किसान की ज़मीन कब्जा कर लिया, जिन्होंने गरीब की ज़मीन कब्जा कर लिया, जिन्होंने किसी व्यापारी और उद्योगपति की ज़मीन कब्जा करके और उस पर अपना महल बना दिया, इमारत बना दिया, उसके लिए बुलडोजर पहले भी था, 10 मार्च के बाद भी रहेगा। और जो बुलडोजर वाली सरकार कहना चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये बुलडोजर अगर चलेगा तो भू माफिया के द्वारा अवैध रूप से ज़मीनों पर जिन्होंने कब्जा किया है, उन ज़मीनों पर खड़ी इमारतों को ढहाने के लिए चलेगा। मुझे 2017 की कैंपेनिंग याद आ रही है, जब केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के चीफ थे। वही तेवर आज भी हैं, वही तेवर तब थे। आप एक तरह से स्टार प्रचारक थे उस समय भी, आज भी हैं। तब से और अब में केशव प्रसाद मौर्य में क्या बदलाव आया? नहीं, मैं तब भी भाजपा का कार्यकर्ता था, अब भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, आने वाले समय में भी भाजपा का कार्यकर्ता रहूँगा। और कार्यकर्ता के नाते जो मेरी पार्टी के लिए मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, उसका निर्वाह करूँगा। जो हमारी जनता के प्रति हमारी सेवा की जिम्मेदारी, उनकी सेवा करेंगे। और जो विपक्ष के लोग गलत करेंगे, उसको गलत को गलत कहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य से यूं ही बातचीत जारी रहेगी। शाहजहांपुर हम लोग कुछ ही क्षण में पहुंचेंगे, जनसभा में इनको दिखाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जनसभा के बाद भी जानेंगे कि आज केशव प्रसाद मौर्य क्या हासिल कर रहे हैं और किस तरह से कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से चलते हुए शाहजहांपुर और अब केशव प्रसाद मौर्य आए हैं भैरव मंदिर। यह यहाँ का प्रख्यात शिव मंदिर है। तस्वीरों के जरिए देखिए, केशव प्रसाद मौर्य यहीं पर आए, यहाँ पर घंटी बजाई और सीधे अंदर की तरफ गए। और तस्वीरों के जरिए देखें, अब यहाँ पर वो शिव, भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब देखना है कि यहाँ पर क्या चुनावी सरगर्मी है। मानवेंद्र जी, आप प्रत्याशी हैं यहाँ से शाहजहांपुर के, जो माहौल दिख रहा है, केशव प्रसाद मौर्य आज आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? आज माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हमारे चुनाव में प्रचार के लिए। और हमें आप देख रहे हैं कि कल बरसात होती रही, दिन भर बरसात हुई, उसके बावजूद इतने अपार जनसमूह यहाँ पर एकत्र हुआ है माननीय केशव जी को सुनने के लिए। इसे प्रतीत होता है कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और यहाँ की जनता का जो मेरे साथ प्यार स्नेह है वो बरकरार रहेगा और मुझे भारी मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता कर भेजेगा। प्रत्याशी हैं इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव के और यहाँ पर कुछ लोग भी, उनसे भी थोड़ा सवाल ले लेते हैं। एक दो लोगों से। केशव प्रसाद मौर्य आए हैं, आप लोग फोन चला रहे हैं, क्या रुचि है इसमें? क्या लग रहा है? क्या तो केशव जी आए हैं, कुछ बोलेंगे? बहुत बढ़िया जीत हुई, बहुत बढ़िया। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी जीत के जाएगी, भारी वोट से जीत के जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जनता में जो आस्था और विश्वास है, आने शाहजहांपुर में काम हुआ है। शाहजहांपुर में बहुत तेजी से काम हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है शाहजहांपुर में 6 की 6 सीटें जीतेंगी। जितिन प्रसाद जी भी ये देख सकते हैं यहाँ पर सब पूरे लोग हैं, जितिन प्रसाद, सुरेश राणा, सब बड़े नाम है यहाँ पे। इसके अलावा केशव मौर्य का यहाँ का दौरा काफी कुछ बता रहा है और पीछे मंदिर के दर्शन। अब जनसभा की ओर हम चलेंगे केशव मौर्य के साथ। कटरा विधानसभा में जनसभा के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य वापस लखनऊ की ओर मुड़ चुके हैं और एक बार फिर हम आ चुके हैं अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में। फिर शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। केशव जी मौजूद है हमारे साथ। केशव जी, कहते हैं यूपी में कोई सरकार रिपीट नहीं करती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सरकार जिस मुद्दे पर वोट मांगती है और जब सरकार बन जाती है उस पर कायम रहती है, उसको एक बार नहीं अनेक बार वोट मिलता है। और जब कोई सरकार बनाने के लिए वोट मांगता है और सरकार में आने के बाद जो वादे किया है उसे भूल जाता है, तो दोबारा सरकार नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल इतिहास को दोहराने वाला रहा है। हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि हमने जो कहा है वो भी किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है। और आने वाले 5 साल में वह सब कुछ करके देने का काम करेंगे जिसकी ज़रूरत जनता को है, किसान को है, गरीब को है, मजदूर को है, नौजवान को है, महिलाओं को है और यूपी को है। एक दौर बीजेपी में ऐसा आया जब बड़े बड़े नेताओं ने सपा का दामन थाम लिया। आपके करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसमें से एक थे। स्वामी मौर्य ने आपको लेके भी बहुत कुछ उसके बाद कहा। आप इस डेंट को कैसे देखते हैं, ओवरऑल जो डेंट हुआ? देखिए, भाजपा में किसी के जाने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई आया है तो उसका फायदा भाजपा की ओर से उसे जरूर मिला है, लेकिन जो गए हैं वो अब विधानसभा आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी उनको ही इस बात का विश्वास नहीं है। और 10 मार्च को मुझे लगता है कि जो गए हैं
वो विधानसभा नहीं आएंगे। हालांकि आपने मनाने की बहुत कोशिश करी, आपने ट्वीट भी करा उनको लेकर कि वो भटक गए हैं। नहीं, हम मनाने की कोशिश तब तक किए थे जब तक वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं बने थे, और जब समाजवादी पार्टी में उन्होंने शामिल होने का फैसला, जब अपने आप ही डूब जाने का फैसला, उस नाव में बैठ जाने का फैसला कर लिया जिसका डूबना तय है, तो फिर मेरी बातचीत का विषय वहीं समाप्त हो जाता है। कौशाम्बी से चुनाव लड़ रहे हैं, सामने है पल्लवी पटेल, चैलेंज मानते हैं या एक तरफा समझ रहे हैं? नहीं, मैं एक बात मानता हूँ कि सिरातू में कमल का फूल खिला था, कमल का फूल फिर खिलेगा, और आने वाले समय में कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद वहाँ अपने बेटे के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मेरे साथ है, इसलिए मुझे विश्वास है कमल खिलेगा। लगातार चुनाव में चर्चा रही आपके और सीएम योगी के रिश्तों के बीच में, क्या बोलना चाहेंगे? आपकी ट्यूनिंग उनसे कैसी रही? नहीं, ये केवल मीडिया और विपक्ष करता है चर्चा। हमारे और योगी जी के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। हमारे और योगी जी के बीच में कह लीजिए, वो उप मुख्यमंत्री और मैं उप मुख्यमंत्री, दोनों लोग 5 वर्ष साथ साथ काम किए हैं। जो विभाग मेरे पास है मैंने उनमें अच्छा रिजल्ट देने का काम किया, जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और अन्य मंत्रियों के पास उन्होंने अच्छा रिजल्ट देने का काम किया। अन्यथा आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जनता कहती नहीं हम आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन वो पिछली बार से भी अधिक अगर वोट देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं और देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने मिल करके अच्छा काम किया। सीएम फेस, सीएम फेस, सीएम फेस, ये विषय केशव प्रसाद का नहीं है। दौर बातचीत का जारी रहेगा। अब लखनऊ जाके आखिरी बात करेंगे। केशव मौर्य ने हमारे सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया है। अब लखनऊ करीब है और पूरी जनसभाएं संबोधित करी हैं। अब देखना है इनका क्या माहौल आगे बनता है। मिलते हैं अगले चरण में, जहां पर ये चौपर जिसमें हम मौजूद हैं ये नीचे उतरेगा और हमारे साथ फिर से होंगे केशव प्रसाद मौर्य। पूरे दिन केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ रहने के बाद हम वापस आ पहुंचे हैं लखनऊ में। 2 विधानसभा सीटों पर आज केशव मौर्य गए, हमने उनके साथ रहे, चुनावी मूड क्या यूपी का वो जानने। और अब केशव प्रसाद मौर्य देखिए खुद हमारे साथ ही इसी चौपर से वापस आ गए हैं। जानूंगा मैं, पूछूंगा मैं उनसे अब कि दोनों विधानसभाओं में क्या मूड रहा, शाहजहांपुर का क्या मूड है, यूपी का क्या मूड है। 2 जनसभाएं आपने आज करी हैं, पूरे दिन हम आपके साथ रहे हैं, क्या मूड लग रहा है शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश का? मूड तो साफ है, मूड तो कमल छाप है, मूड भाजपा छाप है, और जनता पूरा उत्साह से भरी हुई है। और शाहजहांपुर सहित पूरे यूपी के अंदर मैं कहूँ कि पूरा यूपी कमलमय है, भाजपामय है, मोदीमय है, योगीमय है, तो कोई गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और लगातार हमारे साथ बने रहे। जैसा कि इन्होंने कहा मूड है भाजपा छाप। अब देखना है दूसरे फेज में क्या स्थिति होती है। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।